हाँ जी, बुक जी हमने परसों की थी बैलेंस शीट, फेस ऑफ द बैलेंस शीट याद कर लिया था। 1.12 पेज पे हम थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस कर रहे थे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास 8 आइटम्स हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2, क्योंकि उनके साथ वर्ड रिजर्व नहीं लिखा हुआ। वो 2 आइटम्स हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकी जो मेजर हेड और सब हेड है वो ध्यान से देख के चलिएगा। मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। 1.13 पेज पे टॉप ऑफ द पेज आइए, यहां पर आपको डिफरेंस बता रखा है, मैंने आपको परसों ही बता दिया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whereas surplus that is balance in statement of profit and loss is accumulated profit as well as loss if it is having a debit balance। मैंने एग्जांपल आपको दिया था जी, हमारी कंपनी शुरू हुई, ओपनिंग बैलेंस नील, एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेस हमने किया जी उसमें से अप्रोप्रिएशंस। 2 ही तरीके की अप्रोप्रिएशंस होती हैं नेट प्रॉफिट की, चाहे वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। और वो जो 2 तरीके की अप्रोप्रिएशंस है वो होती है, वन इज टुवर्ड्स द ओनर एंड द अदर इज टुवर्ड्स द रिजर्व्स। ओनर को डिविडेंड चला जाता है, रिजर्व बहुत सारे रिजर्व्स में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, जो अभी आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखे। इसमें डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, WCR, IFR, इन सब रिजर्व्स में हम पैसा करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते हैं। चलिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट which shows profit earned or loss incurred during the accounting year. On the other hand, surplus that is balance in statement of profit and loss is, please underline कर लो, accumulated profit and is shown under the reserves and surplus. Profit or loss for the year is transferred to surplus that is balance in statement of P&L। मैंने आपको परसों ही करवा दिया था। ओपनिंग बैलेंस एड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, वो जो प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर था वो था करंट ईयर का प्रॉफिट। देगा कौन निकाल कर हमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एक डब्बा है जी, नीचे दे रखा है आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है और वो इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पहला, कैपिटल रिजर्व, इसके बारे में हम शेयर कैपिटल में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर। यहां पर चेक करें, अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। It is set aside out of the profit earned from the transactions of capital nature like fixed assets बेचना, like share को forfeit करके उसमें रीइश्यू करके जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में डालना। And important point that it is not available for distribution as dividend to the shareholders. The examples of profit from which capital reserve is created are, ये आपको पता होने चाहिए, gain profit on sale of property plant and equipment, gain on sale of investments, gain on reissue of forfeited shares, gain on purchase of existing business। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ध्यान से अपने दिमाग में लेकर आइए, कोई भी एसेट बेचोगे, चाहे इन्वेस्टमेंट बेचोगे, अगर वो प्रॉफिट पे बेच रहे हो देन दैट प्रॉफिट इज योर गेन। फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व आपको मालूम ही है, जब हम बिजनेस खरीदते हैं, जनरल एंट्रीज कर रखी हैं अपन ने, शेयर कैपिटल में भी, डिवेंचर्स में भी, डेबिट ज्यादा आता है, क्रेडिट कम आता है, टू आ जाता है कैपिटल रिजर्व। अगला जी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं जी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 वर्ड से बना है, वन इज कैपिटल, वन इज रिडम्पशन एंड द थर्ड वन इज रिजर्व। रिजर्व आपको मालूम है, कैपिटल यहाँ पर मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर नहीं है, कैपिटल यहाँ पर है कैपिटल नेचर का वर्ड, रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक। अब पढ़िए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड, ये बनाया जाता है when a company buy back its own shares, याद है buy back its own shares and investments, हमारा सेक्शन 52 सब सेक्शन जो 2 है उसका जो हमने सेटअप किया था, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 की लास्ट आइटम। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है, वो सेट असाइड करती है जब कंपनी करती है बाय बैक अपने खुद के शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन अंडरलाइन कर लो, 69 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013 requires that a sum equal to the face value of the shares so bought back be transferred to the capital redemption reserve। सपोज करो आपने 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए के
फेस वैल्यू के शेयर मार्केट में से खरीदे, हमें खरीदे कितने के वो तो मार्केट प्राइस पे मिलेंगे आपको, लेकिन हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा डालना है जो है फेस वैल्यू, दैट इज 10 लाख रुपीस। द रिजर्व मे बी यूज्ड बाय द कंपनी लेटर ऑन टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। सेक्शन 55 जो है वो कंपनीज एक्ट का कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं उन प्रॉफिट्स में से जो अदरवाइज अवेलेबल थे डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड के लिए, तो जितनी प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है जो हम रिडीम कर रहे हैं वो पैसा भी हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना है। एक्सक्यूज मी। मोटा मोटा जी, अगर आप ओन शेयर्स खरीद रहे हो, बायबैक कर रहे हो अपने शेयर्स को फ्री रिजर्व्स में से, तो जितनी फेस वैल्यू के आप शेयर्स बायबैक कर रहे हो उतना पैसा आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, उनके पैसे वापस कर रहे हो, उस पैसे में से जो कि हमारा प्रॉफिट है, जो कि हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दे सकते थे, अगर हमने उस प्रॉफिट को यूज किया है तो जितनी प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है उतनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। आई होप ओके हो गया होगा जी। किसी को डाउट वगैरह होगा अभी मत पूछो, थ्योरेटिकल काम है। मोस्ट लाइकली कल क्लास लगेगी। वैसे तो प्रिडिक्शन है कि कल भी 90% की रेंज की है, तो अगर कल ऑफलाइन क्लास लगेगी देन आई टेक दैट अप इन योर ऑफलाइन क्लास, नहीं तो परसों तो फिर लगेगी ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। आई डोंट थिंक आई नीड टू ड्वेल ऑन दिस। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मालूम है। देन कम्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हम चैप्टर कर चुके हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब है कंपनी डिवेंचर होल्डर से लोन ले रही है, उसको लोन को वापस भी करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, जब ये होती है तब हमें एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है प्रॉफिट्स में से, उस रिजर्व को बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इतना ही समझ लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। सो DRR इज अ रिजर्व credited by the amount prescribed under section 71 subsection 4 of the Companies Act 2013 and rule 18 sub rule 7 B of companies share capital and debenture rules 2014 by a company before redemption of debenture। ये जो उन्होंने आपको दो रूल्स बोले हैं ना, ये जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर सिलेबस का पार्ट था तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बिकॉज ये हमें बताते थे कितनी अमाउंट से हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना है। सो दैट्स इट्स यूजेज। आपके लिए सिर्फ इतनी नॉलेज बहुत है कि ये रिजर्व है, क्यों बनाया जाता है। जब हमने डिवेंचर होल्डर को रिडीम करना, डिवेंचर होल्डर को उसके पैसे वापस करने हैं, डिवेंचर्स को रिडीम करना है, तब हमें एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉफिट्स में से, उसे बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है जी रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है जी, अगर आपको याद हो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का पर्पस होता है एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज से होने वाले गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना, उसी से रिलेटेड है ये सेटअप। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ रिजर्व which is credited on upward revision of the book value of an asset। अब अगर आपको याद हो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एसेट बढ़ गया, क्रेडिट करते हैं, वही ये कह रहे हैं कि इसे क्रेडिट किया जाता है जब अपवर्ड रिवीजन होती है ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट इज डेबिटेड बाय द डेप्रिसिएशन अमाउंट और ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। इसे हम डेबिट करते हैं जितनी हमारे इंक्रीज्ड वैल्यू की एसेट की वैल्यू है उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन को, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड और द एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड। आपका एसेट था 10 लाख का, वो बढ़कर हो गया 15 लाख, तो 5 लाख से आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करोगे। उस 5 लाख के ऊपर अब आप डेप्रिसिएशन दोगे, उससे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। कल को आप ये एसेट बेचोगे या डिस्कार्ड करोगे, तब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करोगे। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड। जो पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है उसे आप डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है जी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये वो एक अकाउंट था जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑड वन आउट था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। याद है आपको ESOP सिखाया था शेयर कैपिटल के आखिरी दिन। अब ये शेयर ऑप्शन अकाउंट है क्या? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व दैट इज क्रिएटेड to which the difference between the market value and the issue price of the shares issued to the employees is credited over the vesting period। वैसे मैं आपको ये बता चुका था, याद है मैं आपको बताया था वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल है,
मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है 75, मतलब मार्केट में से शेयर खरीदने जाओगे तो 75 रुपीज का मिलेगा। आपने इसे एम्प्लॉय को इशू किया है 50 रुपीज पे, तो एम्प्लॉय को हम शेयर देंगे और एम्प्लॉय हमें देगा 50 रुपए। हम एम्प्लॉय को शेयर इशू करेंगे, हमें एम्प्लॉय देगा 50 रुपए, लेकिन अगर मार्केट में हम इसे बेचेंगे तो फिर हमें मिलेंगे 75 रुपीज। तो द डिफरेंस आ गया जी 25 रुपए। ये डिफरेंस जो है वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये सेटअप था हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जो कि हमारी है सेकंड आइटम अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। आगे बढ़ते हैं जी। अब आई थिंक आपको याद है हमारी जो बैलेंस शीट का सेटअप है। हमारी बैलेंस शीट का सेटअप था जी, पहली आइटम थी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास था जी रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो हमने कर लिया। उसके बाद नंबर आता था जी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो तीसरी आइटम वही है जी, आ जाइए मतलब करते हैं इसका। हाँ जी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स गिव द होल्डर, होल्डर का मतलब जिसके पास शेयर वारंट है, द राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स, भी उसे इक्विटी शेयर मिलेगा। कब मिलेगा? ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, वो डेट शेयर वारंट पे लिखी होगी, एंड एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू, वो वैल्यू भी उस पे लिखी होगी। दस शेयर वारंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। यस, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब वो स्पेसिफाइड डेट आ जाएगी, और वो स्पेसिफाइड वैल्यू शेयर वारंट होल्डर कंपनी को दे देगा। Shares at a later date at a predetermined price. Since these shares are to be converted into equity shares, these are classified or shown as shareholder fund. जी वो स्पेसिफिक डेट कभी ना कभी तो आएगी ना। आज आपने इनसे कुछ पैसे ले रखे हैं, जो बचे हुए पैसे हैं वो आप स्पेसिफिक डेट पे लोगे। फिर हमारी बैलेंस शीट में शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स वाली हेडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर, दैट इज इन द हेडिंग शेयर कैपिटल। चलिए जी, फिर आती है हमारी सेकंड हेडिंग। अगर याद हो हमारी एसेट साइड पे 4 हेडिंग्स होती हैं, सॉरी लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे 4 हेडिंग्स होती हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो हमारी दूसरी हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब मैंने आपको तभी समझा दिया था, हमें एप्लीकेशन के पैसे मिल चुके हैं, अभी तक हमने अलॉटमेंट नहीं की है, बीच में बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई, पैसा हमें मिल चुका है, इसीलिए लिखा गया है हेडिंग का नाम शेयर एप्लीकेशन मनी। आगे 2 वर्ड्स हैं, पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब हमने अभी तक अलॉटमेंट नहीं की है। जब हम इनको अलॉटमेंट कर देंगे तो इस हेडिंग से ये पैसा निकल कर चला जाएगा अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर वो चला जाएगा अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। चलिए, amount received by the company as share application and against which the company will certainly allot shares is shown against share application money pending allotment. This situation will arise only when the application is money is received before the balance sheet date and allotment is made after the balance sheet date, that is 31st of March of that year. मैंने परसों आपको बताया था हमें पैसा मिला 25th of March को, लेकिन हमने डिबेंचर शेयर अलॉट किए 5th of April को। इन बिटवीन आ गया 31st March। व्हाट इज 31st March? 31st March इज द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है जी? समझ में आ रहा है? बेसिक थियरी वाला सेटअप है, सिर्फ आपको समझना ही है, और ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप इसे समझोगे ना, तो अगर कोई मेजर हेड और सब हेड आपके दिमाग से स्किप भी कर गया तो उस आइटम को एनालाइज करके आप खुद ब खुद ये पता लगा लोगे कि इसका मेजर हेड क्या होना चाहिए और इसका सब हेड क्या होना चाहिए। एंड द मीनिंग ऑफ दीज आइटम्स इज डैम इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपको चैप्टर नंबर 4 करना है रेशियो एनालिसिस। रेशियोज निकालनी है। रेशियोज निकालने के लिए क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब तक आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी आइटम में क्या क्या पड़ा है ये मालूम नहीं होगा, तब तक ना आप चैप्टर नंबर 4 को ढंग से कर पाएंगे और ना ही आप चैप्टर नंबर 5 को ढंग से कर पाएंगे। तो प्लीज ये मत कंसिडर कीजिएगा कि ये तो बोरिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका बहुत फायदा है। आपने आगे जाकर कंपनी खोलनी है, स्टार्टअप करना, तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स तो पता होने चाहिए ही चाहिए। आइए जी, उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया। अब अगली एक हेडिंग जो है वो पढ़िए
ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी अ करंट लायबिलिटी। शेयर एप्लीकेशन का पैसा करंट लायबिलिटी कब होता है? पहले आपको ये बता दूं करंट लायबिलिटी क्या है, आगे जाकर प्रॉपर आएगा। 4 कंडीशंस होती हैं, अगर चारों में से कोई भी एक कंडीशन भी पूरी कर हो रही है तो वो लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी आपकी उन 4 में से एक भी कंडीशन को पूरा कर रही है वो लायबिलिटी बन जाती है करंट लायबिलिटी। मोटे तौर पे जी जो करंट लायबिलिटी है वो क्या है? आपकी बैलेंस शीट की तारीख है 31 मार्च सपोज 2025, वो सारी लायबिलिटीज, आई होप यू नो द लायबिलिटी, पैसा पे करना, वो सारी लायबिलिटीज जो 31 मार्च 2025 के 12 महीनों के अंदर अंदर पेबल हो रही है, ड्यू हो रही है, मतलब वी हैव टू पे देम प्रायर टू 31 मार्च 2026, वो सारी लायबिलिटीज कहलाती हैं करंट लायबिलिटी। टॉपिक क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी। आई होप यू नो व्हाट इज शेयर एप्लीकेशन मनी। मिल गई। ये करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में कब आएगी, कब हम इसे करंट लायबिलिटी मानेंगे? पहला पॉइंट, पहले उसके ऊपर हेडिंग पढ़ लो। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी एंड व्हिच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स दैट इज अगेंस्ट व्हिच शेयर्स विल नॉट बी अलॉटेड is shown as other current liabilities under the main head current liabilities। current liabilities में आता था जी short term borrowings, trade payable, other current liability and short term provisions। तो ये जो liability है या तो हमने उधार लिया है that is short term borrowings, ना ही हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी से उधार पे लिए हैं, क्योंकि ये पैदा करते हैं क्रेडिटर्स को और क्रेडिटर्स ही पैदा करते हैं बिल्स पेबल को। ना ही ये प्रोविजन है। Provision is the amount set aside out of profit to meet a future liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy। तो ना ये 4 में से 3 नहीं है, तो ये एक ही बची, that is other current liability। current liability के साथ वर्ड जोड़ दिया other, मतलब जो कहीं नहीं जाएगी वो कहाँ चली जाएगी? other current liability। तो ध्यान दीजिए जी, पहले शेयर एप्लीकेशन मनी बिकम्स रिफंडेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो आपको इतना तो क्लियर ही होगा जी, एनालिसिस टेबल अगर अपने को याद हो तो हम जो है रिफंड में पैसा डालते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं रिफंड में पैसा कब डालते हो? रिफंड में पैसा आप डालते हो जब होता है रिजेक्शन, फिर आप रिफंड में पैसा डालते हो जब रिजेक्शन नहीं होता, तब भी रिफंड में पैसा डलता है। तब रिफंड में पैसा कब डलता है? जब हमारा एक्सेस अलॉटमेंट को क्रॉस कर जाए, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है, तो फिर अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट होता है उतना करेंगे और बाकी कर देंगे रिफंड। और फिर तीसरी सिचुएशन भी आती है, हमने एप्लीकेशन एक्सेस का पैसा अलॉटमेंट में भी डाला और कॉल्स में भी डाला, फिर भी पैसा बच गया, फिर उसे भी क्या किया जाता है? रिफंड। पढ़िए पहली हेडिंग, व्हेन द इश्यू इज ओवरसब्सक्राइब्ड ऑफ कोर्स द अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ इश्यूड कैपिटल being refundable to the applicants is classified or shown under the major head current liability and subhead other current liability। फिर दूसरा पॉइंट चेक करो, when the issue is oversubscribed and the amount is payable in installments, in case the amount in excess of the amount retained by the company to be adjusted against calls, it is shown as other current liability। अब जो पहला पार्ट है ना जी आपका, व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड वाला, अब ये इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड वाला जो पार्ट है, आप इंग्लिश पढ़िए, द मनी रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ इशूड कैपिटल, मतलब ये रिजेक्शन की बात ही कर रहे हैं। अगर हमने ऑफर किए हैं 1 लाख शेयर्स, 1 मिनट डॉगी आ गया, हाँ जी भाई क्या चाहिए, आओ। हमने इशू किए हैं, अब पढ़ा लो भाई, तू भी देखेगा उधर कैमरे में, आ जा, ये देख लो जी, ये आ गया, देख लिया, चल अब टिक जा आराम से, बैठ जा बंदा। हाँ जी, उसने टिकना नहीं था जी, सॉरी। हमारा पहला पॉइंट है जी, व्हेन द इशू इज ओवरसब्सक्राइब्ड, हमने ऑफर किए जी 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए का जो है वो एक शेयर है, सारे पैसे सपोज कर लो जी हमने इकट्ठे ही मंगा लिए, स्क्रीनशॉट भी खींच लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
अतिशय और एंजल ने खींचा है, सारी नोटिफिकेशन आ जाती है जी। टेक्नोलॉजी, युवराज श्रृंगला ने भी खींच लिया, वेरी गुड। पढ़ लें अब। 1 लाख शेयर्स ऑफर किए थे, 10 रुपए का शेयर था, जनता ने मांग लिए 1,50,000 शेयर्स। तो जनता ने हमें 1,50,000 इंटू 10 के हिसाब से 15 लाख रुपए दे दिए। हमने उन्हें ऑफर किए थे 1 लाख शेयर्स, तो हमें पैसा मिलना चाहिए था 10 लाख, हमें 5 लाख रुपए फालतू मिल गया, उसे हमने कर देना है रिफंड। दैट इज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 क्लियर कट मेंशन है, पैसा हम मंगा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो जब हम पैसा मंगा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो आपको पता है कि जितना पैसा हमने कॉल्स में रिटेन कर लिया, एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी जो बचा उसे हमने कर दिया रिफंड। और तीसरा है जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं मिले तो हमें सारे के सारे पैसे करने पड़ेंगे वापस। In such a situation, it is classified or shown under the major head current liability and subhead other current liability in the equity and liability part of the balance sheet because the share application money received is refundable to the applicants. अब पॉइंट आता है जी हमारे पास लायबिलिटीज का। अब अगर आपको याद हो, हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी जो पहली हेडिंग है उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर पहली हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी हेडिंग का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अल्टीमेटली ये भी चली जानी है किसके अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो अपनी हेडिंग थी इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी वाला पार्ट जो है वो हमारा कवर हो गया। अब पार्ट आता है लायबिलिटी का। तो जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो हैं दो तरीके की, एक का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी और एक का नाम है करंट लायबिलिटी। अब जो लायबिलिटीज वाला पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो लायबिलिटीज हमारे पास जो है वो दो तरीके की हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। हम बात कर रहे हैं कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इन पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013। हम कर रहे हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हम कर रहे हैं पार्ट 1, जिसका फॉर्मेट आपने याद किया था। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना, वो कहता है कि आपको लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है, पहला नंबर नॉन करंट लायबिलिटी का है, दूसरा नंबर जो है वो करंट लायबिलिटी का है। लेकिन हमारे एक्ट में जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसे एक नेगेटिव तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। नेगेटिव तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया गया है, जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं है, जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं है वो क्या बन गई, नॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होगी, इसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो करंट लायबिलिटी है कि नहीं है। अगर वो करंट लायबिलिटी है तो वो करंट लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो करंट लायबिलिटी नहीं है तो वो है नॉन करंट लायबिलिटी। तो वही आपके पास नीचे पॉइंट आ गया जी, चेक कर लीजिए। Liabilities are classified or shown as non-current liabilities and current liability in the balance sheet. The two terms have been defined in the Schedule 3 of the Companies Act 2013. The term current liabilities is defined in the Schedule 3 of the Companies Act as follows. अब पॉइंट यही आता है कि उन्होंने पहले आपको करंट लायबिलिटी को जो है वो एक्सप्लेन करके दिया है। जरा अगर आप पेज नंबर 1.17 पे आओ, प्लीज आओ पेज नंबर 1.17, उसमें थर्ड हेडिंग दे रखी है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, द टर्म नॉन करंट लायबिलिटी इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन नेगेटिव मैनर, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। इसीलिए उन्होंने पहले आपको 2.5 पेज लगाकर ये एक्सप्लेन किया है कि कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है, या करंट लायबिलिटी होने के लिए लायबिलिटी को कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना है। आइए अब देखो ध्यान से, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी है विच इज, पहली कंडीशन, which is expected to be settled in a company's normal operating cycle। वो ऑपरेटिंग साइकिल देखो जी राइट हैंड साइड पे बॉटम ऑफ द पेज नंबर 1.15 पे पड़ा है। उसके बाद लिखा है ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट की डेट। फिर लिखा है हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड।
and there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date. Catch line, bottom of the page. If a liability that meets any of the above condition, I repeat, if a liability that meets any of the above conditions, it is shown as current liability. मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी ऊपर लिखी हुई चार में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वो लाइबिलिटी बन जाती है करंट लाइबिलिटी। अब हर एक कंडीशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहली कंडीशन थी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। उससे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। आइए पेज नंबर 1.15, expected to be settled in company's normal operating cycle. A liability is classified or shown as current liability if it is expected to be settled within the company's normal operating cycle from the date of the balance sheet. अब operating cycle क्या है? Operating cycle of a company may be a period of 12 months. वो 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है. In case the operating cycle is more than 12 months, say 18 months, all the liabilities of that business are shown as current liability if they are expected to be settled within 18 months from the date of balance sheet, and liabilities of the business expected to be settled after the period of 18 months from the date of balance sheet are classified as non-current liability. अगर आपको याद हो डिबेंचर के चैप्टर के पहले दिन मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये डिसाइड तो उस दिन होगा जिस दिन आप डिबेंचर इशू करोगे, उधार लोगे, लेकिन इस डिसीजन में डेट ऑफ इशू का कोई रोल प्ले नहीं है। द रोल प्ले इज ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज डेट ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ओनली यू हैव टू डिसाइड कि भाई इसे पैसे कब देने हैं, ये करंट लाइबिलिटी मानी जाए या नॉन करंट लाइबिलिटी मानी जाए। चलिए ऑपरेटिंग साइकिल पे आते हैं जी। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इन द शेड्यूल 3 इज डिफाइंड एज फॉलोज। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जब हमने एसेट को एक्वायर किया, फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वापस हमने उसे बेचकर क्या रियलाइज करवाया, कैश। पहले बॉटम ऑफ द पेज ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट देख लो। सबसे पहली आइटम है कैश बैंक। कैश बैंक है हमारे पास पैसा, इस पैसे से हमने शॉपिंग की, शॉपिंग में क्या खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को हमने कितनी देर तक अपने पास रखा, 4 महीने, नीचे लिखा हुआ है। फिर आपने रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की और उससे कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में। इस प्रोसेस में कितने टाइम लग गया, 4 महीने। फिर हमने अपना जो फिनिश्ड गुड था उसे अपने ही गोडाउन में एज एन इन्वेंट्री रखा, कितनी देर, 3 महीने। क्यों रखा, क्योंकि बिका नहीं। फिर हमने इसे बेच दिया, बेच दिया लेकिन पैसे नहीं आए क्योंकि हमने इसे बेचा क्रेडिट पे, उधार पे। कितनी देर बाद पैसे मिलना है हमें, 4 महीने बाद। फिनिश्ड गुड्स सोल्ड एंड कन्वर्टेड टू ट्रेड रिसीवेबल से ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं विच आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, उन्होंने हमें पैसे देने हैं 4 महीने के बाद। तो हमारे पास गांधी जी थे, गांधी जी चले गए, पहले 4 महीने के लिए गए, फिर अगले 4 महीने लग गए, फिर 3 महीने लग गए, 4 4 8 3 11, 11 के बाद 4 महीने और लग गए। तो 15 महीनों की जर्नी के बाद हमारा कैश वापस कैश में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो जर्नी है 4 4 8 3 11 4 15 मंथ्स की, इस 15 मंथ्स को बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगर हमारे पास बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2025, तो उसके 15 महीने के अंदर अंदर अगर हमने कोई लाइबिलिटी पे करनी है, वो लाइबिलिटी इस बैलेंस शीट में कहलाएगी करंट लाइबिलिटी, और अगर 15 महीने के बाद करनी है तो फिर वो इस बैलेंस शीट में कहलाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। 15 महीने खत्म होते हैं जी अप्रैल मई जून, 30th ऑफ जून 2026 में। इन बिटवीन हमारे पास वही कलेश की जड़ आ जाती है जी 31 मार्च 2026। इस बैलेंस शीट की डेट पे जाके फिर डिसीजन लेंगे कि करंट लेना है कि नॉन करंट। हाल फिलहाल डिसीजन लेना है इस डेट पे, तो इस डेट का जो डिसीजन है, जो लाइबिलिटी
15 महीने दैट इज इस डेट से पहले पहले पेबल होगी, वो कहलाएगी जी हमारे पास वो कहलाएगी जी करंट लायबिलिटी, और जो इस डेट के बाद पेबल होगी वो कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपको चार्ट पढ़वा दिया जी, ऊपर ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन मीनिंग पढ़ लो। ऑपरेटिंग साइकिल मींस द टाइम टेकन बाय अ कंपनी, ये हो गया। फॉर एग्जांपल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द प्रोडक्ट विल बी द टाइम टेकन टू परचेज द रॉ मटेरियल, processing it to make finished product, selling it and converting it into cash and cash equivalent। उसके बाद आता है जी the effect of operating cycle is that in case operating cycle is of a period of more than 12 months say 18 months, अपने केस में 15 months, all the liabilities that the business of that business are shown as current liability if they are due for settlement within 18 months from the date of balance sheet। तो ये आ गया जी आपका ऑपरेटिंग साइकिल। अब operating cycle is determined for each type of business separately. Thus, if a company has more than one business, say construction and manufacturing, operating cycle will be determined for construction business and manufacturing business separately। अपने यहाँ ना दादा मोटर्स है, वहां पर गाड़ियां भी बिकती हैं और वहां पर जो है बाइक्स भी बिकते हैं। तो उनके दो वर्टिकल्स हो गए, दो वर्टिकल्स मींस दो बिजनेसेस हो गए, गाड़ियों का और बाइक्स का। तो जो बाइक्स का ऑपरेटिंग साइकिल है वो कम होगा बिकॉज बाइक सस्ती होती है, और जो गाड़ियों का ऑपरेटिंग साइकिल है वो जो है वो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि गाड़ी महंगी है और उसको बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक ही कंपनी के दो ऑपरेटिंग साइकिल्स भी हो सकते हैं अगर उनका बिजनेस डिफरेंट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं जी, आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो, फ्लैट्स बना के बेचते हो, शॉप्स बना के बेचते हो, मॉल्स बना के बेचते हो, तो फिर जी आपका ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होगा। अब आप अगर शिप बिल्डिंग की बात करो या प्लेन मेकिंग की बात करो तो उसमें भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने से ज्यादा का होता है। हम कहाँ थे, प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम थे करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो चार में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा कर दे। उसकी पहली कंडीशन है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। वो पहली कंडीशन हमने पढ़ ली। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, पेज नंबर 12.6। दूसरी कंडीशन है ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा यही एग्जांपल चल रहा है, 31 मार्च 2025 की मेरी बैलेंस शीट है, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 15 मंथ्स का है और इस डेट से 12 महीने यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो अगर मेरी कोई लाइबिलिटी है जो मैंने 31 मार्च 2026 से पहले पे करनी है, वो भी करंट लाइबिलिटी आगे जाके ना ये बनेगा। अगर याद हो, इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स विद सेम सेंटर। अब ये है क्या भला जी, ये मैंने लिखा 12 महीने और ये मैंने लिखा 15 महीने। ये दोनों है मेरी दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरी कंडीशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अगर मेरे पास एक करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है, मतलब सपोज मेरे पास है बिल पेबल। अगर मेरे बिल पेबल 12 महीने से पहले पहले या 15 महीने से पहले पहले पेबल हैं तो मेरी लायबिलिटी बनेगी करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर मेरे बिल पेबल को मैंने पैसा देना है 16 मंथ्स के बाद, तो जनाब 16 मंथ्स ना मेरे दोनों सर्कल क्रॉस कर गए। तो अगर मेरे दोनों सर्कल क्रॉस हो गए तो मेरी बिल पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, मेरा बिल पेबल आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये दो सर्कल्स में जगह चेंज होती रहती है। एक कंडीशन है 12 महीने की, एक कंडीशन है ऑपरेटिंग साइकिल की। जरूरी थोड़ी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के बाद का ही हो। आइसक्रीम का बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल, खुद समझदार हो। अब अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 8 मंथ्स का है तो छोटे वाला मेरा सर्कल हो गया 8 महीने का। दूसरी कंडीशन है मेरी 12 महीने की, मेरा बड़ा सर्कल हो गया 12 महीने का। अब अगर मैंने किसी लायबिलिटी को पे करना है और उसका जो टेन्योर है, जिस टाइम पीरियड के बाद मैंने उसे पे करना है, अगर वो 8 मंथ्स के बाद है तो भी करंट लायबिलिटी है, 8 मंथ्स है तो भी करंट लायबिलिटी है, 8 मंथ से पहले है तो भी करंट लायबिलिटी है। 12 महीने तक की हमारे पास शील्ड है, मतलब हमारा बड़ा सर्कल जो है वो 12 महीने का है।
तो कोई भी चीज अगर 8 महीने के बाद भी पेबल होगी तो भी वो करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वो दूसरा सर्कल छोड़कर नहीं गई। एक जो है उसने कंडीशन क्रॉस कर दी लेकिन दूसरी कंडीशन क्रॉस नहीं कर पाई, दोनों क्रॉस कर देगी, फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए दूसरी कंडीशन जी, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ए पार्ट व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ्स, ये रहा जी। बी पार्ट व्हेन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ्स, ये रहा जी। अब जरा ध्यान देना, इसी चीज को थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे बाद में जाते हैं, पहले इसी चीज को इलस्ट्रेट कर लेते हैं। जरा नीचे आओ इलस्ट्रेशन 1 के ऊपर। अब इलस्ट्रेशन 1 कह रही है जी क्लासिफाई द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का नाम है ट्रेड पेबल, जो नीचे दी हुई हैं इन्हें आपको क्लासिफाई करना है कि ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं कि करंट लाइबिलिटीज हैं। कैसे क्लासिफाई करें जी, आपको पर्टिकुलर केस ट्रेड पेबल दे रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है और पेबल इन दे रखा है। पेबल का मतलब हमने कब पे करना है वो दे रखा है। अब आप चेक करो जी, हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है पहली 3 सिचुएशंस में 10-10 महीने का है, तो मेरे 2 गोले बनेंगे जी। ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल आ गया 10 मंथ्स का, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 चेक कर लो टॉप ऑफ द पेज, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो मेरे पास जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो 12 मंथ्स की है। अब मेरे जो इलस्ट्रेशन 1 के अंदर ट्रेड पेबल हैं उनका पेमेंट पीरियड चेक करो, केस 1। केस 1 में पेमेंट पीरियड है 8 मंथ्स। हमारा पहला सर्कल ही क्रॉस नहीं हुआ, इट्स अ करंट लायबिलिटी। सेकंड में है 12 मंथ्स, पहला सर्कल क्रॉस हो गया लेकिन दूसरा सर्कल क्रॉस नहीं हुआ, इट इज स्टिल अ करंट लायबिलिटी। तीसरी सिचुएशन जी, मेरा पहला सर्कल जो है, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो भी क्रॉस हो गया और मेरा 12 महीने का शील्ड है वो भी क्रॉस हो गया, बिकॉज द पेबल अमाउंट इज 15 मंथ्स। तो फिर थर्ड केस में मेरी जो लायबिलिटी है वो बनी नॉन करंट लायबिलिटी। बारी आती है चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में ट्रेड पेबल है हमारे पास, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ्स और पेबल है 15 महीनों में। चेंज कर देते हैं जी अब सर्कल मेरा। अब मेरा सर्कल ऑपरेटिंग साइकिल वाला बाहर वाला हो गया विच इज 18 मंथ्स और मेरी जो दूसरी कंडीशन थी वो हो गई 12 मंथ्स की। अब अगर इन दोनों सर्कल्स को क्रॉस करने के बाद हमें पेमेंट करनी है तो नॉन करंट लायबिलिटी जी। इन दोनों सर्कल्स के अंदर अंदर किसी भी एक के अंदर रहते हो देन आवर लायबिलिटी इज अ करंट लायबिलिटी। चेक करो जी। फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ आइटम हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है, पेबल इन 15 मंथ्स है। हम 18 मंथ्स के अंदर अंदर रह गए, 12 महीने को तो क्रॉस कर गए, सेकंड कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद चेक करो फिफ्थ पॉइंट, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने लेकिन हमने पैसा पे करना है 24 महीने के 24th मंथ में। तो जी 12 भी क्रॉस हो गया जी और 18 भी क्रॉस हो गया, हमारी लायबिलिटी बन गई, हमारी लायबिलिटी बन गई जी नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपके सामने पड़ी हैं दोनों कंडीशंस, expected to be settled within the operating cycle from the date of the balance sheet और expected to be settled within 12 months from the date of balance sheet। अब आइए थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन है जी, हमने उस लायबिलिटी को रख रखा है held primarily for the purpose of being traded। पहले पढ़ लो, पढ़ के आपको अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। A liability held for the purpose for being traded is a liability which a company holds with an intention to trade। एग्जाम्पल पढ़ो, ट्रेड का मतलब है परचेज एंड सेल। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज इशूड 1,09% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर इशू किए, 9% डिवेंचर्स थे, 10 रुपए का एक था। इट डिसाइड्स दैट इट विल ट्रेड इन 10,000 डिवेंचर्स। कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर्स इशू किए और डिसाइड किया 10,000 डिवेंचर्स में वो करेंगे ट्रेड, बचे 90,000 डिवेंचर। पैसे आपको 10,000 डिवेंचर के भी मिल रहे हैं, पैसे आपको 90,000 डिवेंचर्स के भी मिल रहे हैं। सपोज इनकी जो टर्म है वो 5 साल की है, तो आपने इनको पैसा देना है 5 साल के बाद। अगर आपने इन्हें पैसा 5 साल के बाद देना है और इन्हें भी पैसा आपने 5 साल के बाद देना है, तो इसको हम क्या मानेंगे,
करंट लायबिलिटी। क्यों मानेंगे करंट लायबिलिटी? क्योंकि कंपनी ने मन बना लिया है कि इसके अंदर क्या करना है, ट्रेड। अब ट्रेड कैसे होता है? ट्रेड होता है बाय और सेल करके। बाय और सेल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, वो बाय और सेल करेंगे बेटा जी, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, मार्केट में डिवेंचर की प्राइस आ गई 98, तो कंपनी ने 10,000 डिवेंचर 98 रुपीस के हिसाब से 9,80,000 रुपए खर्च करके मार्केट से खरीद लिए। अब 6 महीने बाद इसी डिवेंचर की प्राइस जो अभी 98 थी वो हो गई 103 रुपए। अब कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने 10,000 डिवेंचर बेच देने हैं। 10,000 इंटू 5 रुपए का उन्हें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये वाला जो डिवेंचर है ये कहलाएगा करंट लायबिलिटी, ये वाला डिवेंचर जो है ये कहलाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। पढ़ लो। It decides that it will trade in 10,000 debentures, that is purchase and sell them. Since it is a liability of the company, है तो liability हुई जी, जब तक हमने उसे खरीदा नहीं है। It is a liability of the company, 10,000, 9% debentures of 100 each, 1 lakh will be shown under the heading current liability. और जो 90,000 debentures हैं, they'll be shown as a non-current liability. A liability held for the purpose of trading is shown as current liability if it is payable within 12 months from the date of balance sheet. चौथी हेडिंग आती है जी, there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months from the date of the balance sheet. बहुत सिंपल है, हमने ना बैंक से लिमिट ले रखी है, जिसे पंजाबी में लिमिट लेना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसे बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट हमने ले रखा है, हमारी बैलेंस शीट की तारीख है 31 मार्च 2025, और ये जो लिमिट हमने ले रखी है, वी हैव टू क्लियर दिस लिमिट बाय 30 सितंबर 25। इस डेट से 12 महीने के अंदर अंदर हमें अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है, क्लियर करना है। और मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या मैं इस डेट को पोस्टपोन कर सकता हूं अपनी मर्जी से? डू आई हैव द राइट टू डिफर द सेटलमेंट? मतलब क्या मैं बैंक को बोलूं भाई पैसे नहीं है, मेरे से आप पैसे लेना 1 मई 2026, और मेरे कहने पे वो मान जाएंगे? क्या ऐसा होगा? नहीं। ये मानना या ना मानना मेरे हाथ में नहीं है, मानना या ना मानना बैंक के हाथ में है। तो मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं इसकी पेमेंट को पोस्टपोन करवा सकूं। ये राइट किसके पास है? बैंक के पास। तो पढ़िए, there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months from the date of the balance sheet. If the company has a liability due for settlement within 12 months from the date of the balance sheet and it does not have the right to defer, that is postpone the settlement, it is shown as current liability. For example, company has taken a loan from bank which is due for payment on 1st of October. मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, उन्होंने बैंक लोन ले लिया, पैसा पे करना है 1st of October 2025. In the balance sheet as at 31st March 2025, loan will be classified or shown as current liability because the company cannot postpone the liability to a later date, that is extend the period of loan. The right to extend it is with the bank. तुम्हारे पास राइट नहीं है उसे पोस्टपोन करने का, ये राइट जो है वो किसके पास है? बैंक के पास। तो इन 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करने वाली लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी, वो होगी करंट लायबिलिटी। आगे जाकर हम करंट लायबिलिटी सीखेंगे, फिर से ये 4 कंडीशंस आएंगी, तब मैं आपको नहीं कराऊंगा, तब मैं आपको बोलूंगा मैंने आपको करा दी। आगे बढ़ते हैं। 1.17 पेज, हेडिंग क्या है चेक कीजिए। थर्ड हेडिंग इज गिवन टू नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम इसको पढ़ चुके हैं। नॉन करंट लायबिलिटी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि ये एक नेगेटिव मैनर में डिस्क्राइब्ड है। वो लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। अब कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है? जो 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए, जो ट्रेडिंग के लिए रखी गई हो, या जिसकी सेटलमेंट को पोस्टपोन करने का राइट हमारे पास नहीं है।
इन 4 कंडीशंस में से किसी भी एक को मीट करने वाली लायबिलिटी कहलाती है करंट लायबिलिटी। तो जी फटाफट उन्होंने खत्म कर दी कहानी जी। अब पॉइंट आता है कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, वो आपको रटाया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है long term borrowings, deferred tax liability net, other long term liabilities and long term provisions। पहली पे चलते हैं जी long term borrowings। borrowings का मतलब उधार, long term है मतलब आपने इन्हें बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर अंदर किसी को नहीं पे करना, आपने इन्हें बैलेंस शीट के बाद हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर किसी को पे नहीं करना। तो वो उधार जो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल या बैलेंस शीट या 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट की लिमिट के परे है, इन द सिंपल सेंस जो ये दोनों सर्कल्स को क्रॉस कर जाए वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो इन दोनों को क्रॉस ना कर पाए या किसी एक के भी अंदर रह जाए वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आइए जी और एक इंपॉर्टेंट नोट भी पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन एग्जामिनेशन। यहाँ पर इवैल्यूएटेड विल नॉट बी का मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भैया इसका मेजर हेडिंग कौन सा है और सब हेडिंग कौन सा है। तो वो पढ़ लो जी, लिखा हुआ however their presentation in the balance sheet can be evaluated। तो पहली आइटम है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मींस अमाउंट टेकन एज लोन बाय द कंपनी, इट मे बी बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स और प्राइवेट लेंडर्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ऑफ एनी अदर नेचर। Borrowings are shown as LTV when the loan is repayable by the company after 12 months or after the period of operating cycle from the date of balance sheet। Whether borrowing is long term or short term, it is determined on the date of borrowing only। आओ जी अगले पेज पे। अब आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के एग्जांपल्स, अब अगर आपको याद हो CYB जिसने ले लिया है, CYB के अंदर थर्ड चैप्टर के बाद बैलेंस शीट जो हम अभी कर रहे हैं उसका पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर जब आप नॉन करंट लायबिलिटी वाले पेज पे जाएंगे उसके अंदर पहली आइटम आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको ये सारा सामान वहीं पर एक ही जगह पर एक ही आइटम के नीचे मिल जाएगा। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा उस चीज पे ध्यान देना जो आपने पहले की नहीं है, उस चीज पे नहीं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। लाइक डिबेंचर्स पता है आपको, बॉन्ड्स पता है आपको, टर्म लोन्स का मतलब है लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज। फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट, स्टार लगा लो, अंडरलाइन कर लो। पब्लिक डिपॉजिट 2 वर्ड से बना है, नाम में ही छुपा होता है काम। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक ने आपके पास पैसा आकर जमा कराया, बेसिकली ये काम करते हैं बैंक्स। तो बैंक्स भी तो कंपनी होते हैं ना जी, HDFC लिमिटेड, तो वो लिमिटेड आ गया जी, तो वो भी क्या हो गया बैंक। और कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको अलाउ होता है जनता से पैसा डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करना। फिर आ गया जी अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने और कोई लोन और एडवांस लिया है, ब्रैकेट चेक कर लो, नेचर टू बी स्पेसिफाइड आपको बताना पड़ेगा। ध्यान दो जी, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी पास हो गया जी, मैं करा चुका हूं। पहला नीचे चेक कर लो ब्रैकेट है, मींस हमने जनरल एंट्री पास नहीं की। दूसरा चेक कर लो जनरल एंट्री पास की है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दे रखी है। उसके नीचे की आइटम पर आ जाओ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर के चैप्टर के अंदर पहले ही दिन डिबेंचर करवाया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 2 तरीके से आता है, एक आता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और एक आता है नॉर्मल, इतना हमने लोन लिया, तो वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं। आई हैव मेड यू डन दैट इन द चैप्टर डिबेंचर्स। अब उसके बाद जी बी पॉइंट पे आइए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। देखो इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए ना, तो CYB खोलना, पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। अब यहां पर मैं आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दूंगा
वैसे भी ये इवैल्यूएट नहीं होना है, ध्यान से सुनिए। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अकाउंटिंग इनकम, जो अकाउंट्स की प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट की जाती है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। एक होती है TI, टैक्सेबल इनकम, ये कैलकुलेट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए। अब क्या फर्क है? फर्क है, बहुत फर्क है। वो जो फर्क है ना, वो किन किन चीजों का फर्क है वो CYB में मेंशन है। मैं आपको एक बेसिक एक आधा एग्जांपल देकर बता रहा हूं। अकाउंटिंग में हम मशीनरी खरीदते हैं 1 जुलाई, फाइनेंशियल ईयर है, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाएंगे अकाउंटिंग में। इनकम टैक्स कहता है भाई साहब 6 महीने से कम की डेप्रिसिएशन अगर है तो 6 महीने लगाओ, 6 महीने से ज्यादा की है तो 12 महीने लगाओ। मींस हमने खरीदा 1 जुलाई, तो हमारी डेप्रिसिएशन बनती है 9 महीने की। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कोई 9 महीने की नहीं लगानी जी, 12 महीने की लगाओ। अगर सपोज हमने 1 जैन को खरीदा होता तो अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन लगाते 3 महीने की, इनकम टैक्स कहता है कोई 3 महीने की नहीं जी, 6 महीने की लगाओ। तो इससे अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों में फर्क आ जाएगा। टैक्स किस पे दोगे? ऑफ कोर्स टैक्सेबल इनकम पे। तो ये फर्क जो है ना, ये सिर्फ जो है किताबी फर्क है। इन द लॉन्ग रन ये फर्क जाकर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। ऐसे और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको CYB में डिटेल में दे रखे हैं। तो ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस होगा? मेरी अकाउंटिंग इनकम है 10 लाख रुपए और मेरी टैक्सेबल इनकम है 2 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए। तो मेरा सवाल है मैं टैक्स किस पे दूंगा? ऑफ कोर्स 8 लाख पे। तो मेरे को टैक्स देना कितने पे चाहिए था? 10 लाख पे। मैंने कितने पे टैक्स नहीं दिया? 2 लाख पे। इस पे मेरे को टैक्स कब देना पड़ेगा? फ्यूचर में। वॉट एवर इज पेबल इन फ्यूचर इज अ लायबिलिटी। सपोज 2 लाख पे 20% का टैक्स बनता है 40,000। तो व्हाट इज 40,000? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। किसी साल अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आती है और किसी साल टैक्सेबल इनकम ज्यादा आती है। पहले साल मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ गई तो मेरी किताबों में खड़ा हो गया डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40,000। अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल मेरी अकाउंटिंग इनकम तो 10 लाख ही रही, लेकिन मेरी टैक्सेबल इनकम जो थी वो 15 लाख आ गई। तो अब मैंने टैक्स दिया 15 लाख पे, जबकि देना था 10 लाख पे। कितने लाख पे टैक्स ज्यादा दिया? 5 लाख पे। 20% ही लेकर चलते हैं। 5 लाख पे 20% आ गया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया मेरा बन गया डिफर्ड टैक्स एसेट। अब अगर आपको याद हो, ना तो हमने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा, ना हमने डिफर्ड टैक्स एसेट लिखा। याद है? या मैं याद करा रहा था तो आपको बोलता था डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। अब ये नेट का क्या मतलब है? मेरे पास अगले साल 1 लाख रुपया आया एज डिफर्ड टैक्स एसेट नेट। पिछले साल का पड़ा है जी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब एसेट और लायबिलिटी कभी एक तो हो नहीं सकते। तो एसेट जो है 1 लाख का है, लायबिलिटी 40,000 की है। 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, बचा कितना? 60,000। तो अब दूसरे साल की बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा डिफर्ड टैक्स एसेट नेट। याद है कहां आता है? नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स एसेट नेट। तो मैं फिर दिखाऊंगा डिफर्ड टैक्स एसेट नेट सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में एज 60,000। तो ये है आपका डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सेटअप। अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आप बोलोगे जी जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है तो जितना टैक्स हमने अकाउंटिंग इनकम जो हमारी ज्यादा थी उस पे नहीं किया, वो है हमारे लिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इसका ऑपोजिट है डिफर्ड टैक्स एसेट।
मीनिंग पढ़ लो जी। Accounting income is determined by preparing statement of P&L, which is prepared following the accounting principles, concepts, and provisions of the Companies Act. Taxable income is determined following the provisions of Income Tax Act. Accounting income, when compared to the taxable income, normally results in difference. The difference between the two incomes may be permanent in nature or temporary. Tax effect on the difference income of the temporary nature results in either deferred tax liability or deferred tax asset. In case accounting income is more than the taxable income, it is resulted in deferred tax liability. Accounting income is more than taxable income, it results in deferred tax liability. In case accounting income is less than taxable income, it results in deferred tax asset. The amount of deferred tax asset liability is adjusted to the existing balance in deferred tax liability net or deferred tax asset net, as the case may be. वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया. In the balance sheet net amount is shown. या तो deferred tax liability net show asset show होगा या deferred tax asset net show होगा. ये सिर्फ book entries हैं, ये actual liability नहीं है, ये actual जो है वो asset भी नहीं है. In case the net balance is credit, it is shown as deferred tax liability net, and in case the net balance is debit, it is shown as deferred tax asset net. ध्यान दीजिएगा, आज हमने रिजर्व्स का सेटअप किया था. कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, DRR, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व. फिर हम मूव किए थे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. नॉन करंट लायबिलिटी समझने के लिए हमने पहले करंट लायबिलिटी समझा, उसकी 4 कंडीशंस समझी. फिर हमने एक इलस्ट्रेशन की पता लगाने के लिए भाई करंट लायबिलिटी कब होगी, दोनों सर्कल्स को टॉप जाएगी, क्रॉस कर जाएगी तो नॉन, नहीं क्रॉस करेगी तो करंट. फिर हम नॉन करंट लायबिलिटी पे आए. नॉन करंट लायबिलिटी में हम आए पहले आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड किया. उसके बाद हमारी सेकंड आइटम थी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, जिसके साथ ही मैंने आपको डिफर्ड टैक्स एसेट नेट भी समझा दिया. अब हमारे पास बचता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर ऑफ कोर्स करंट लायबिलिटीज एंड देन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ये वाला काम जो है वो हम करेंगे कल. कल के टाइमिंग्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा. और कल के टाइमिंग्स में आपको बता दूंगा जी. अगर ऑनलाइन क्लास लगी तो कल क्लास 1 घंटे की नहीं लगाऊंगा, टाइमिंग सेम होगा लेकिन 15 मिनट पहले करेंगे. 3:45 से लेकर 5 बजे तक करेंगे अगर हमारी हुई ऑनलाइन क्लास, और अगर ऑफलाइन हुई तो फिर तो वही जी 4:15 से 5:15 वाला सेटअप. ऑल गुड जी. अब हम मिलते हैं कल, शायद ऑनलाइन शायद ऑफलाइन. और जो रिवीजन क्लास बेटा जी अपनी पेंडिंग थी, डिवेंचर, शेयर कैपिटल और डिसोल्यूशन, कल नहीं लगेगी. कल थोड़ा शेड्यूल बिजी है मॉर्निंग का, परसों लगाएंगे. और बारिश भी आज और कल की है, परसों से नहीं है, तो वो परसों लगाएंगे. दैट इज ऑन 3rd ऑफ सितंबर. वो 3 सितंबर को देखेंगे. कल पॉसिबल नहीं है, 3 को पॉसिबल है. वो कल शाम को जब कल क्लास लगाओगे तो डिसाइड कर लेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन के अंदर. चलिए जी, अभी आपकी आगे क्लास है वो आप अटेंड कीजिए. काम यही है कि जो कराया है बस उसको दिमाग में रखिएगा. अभी कोई ऐसा होमवर्क नहीं है. स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड. मिलते हैं जी.